हेलो दोस्तों, स्टडी विष्णु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज संविधान का नेक्स्ट एपिसोड है। आज हम पढ़ेंगे संविधान में कौन केंद्रीय मंत्रालय के बारे में। केंद्रीय मंत्रालय में केंद्र का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री के बारे में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं केंद्रीय मंत्रालय में कौन कौन आते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कभी कि केंद्रीय मंत्रालय में कौन कौन से मंत्री होते हैं, तो नंबर 1 कौन सा है, तो नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 कैबिनेट मंत्री, तीसरे राज्य मंत्री, चौथे उप मंत्री शामिल होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन से, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। तथा अब हम पढ़ेंगे इनके अनुच्छेदों के बारे में। तो नेक्स्ट अनुच्छेद है 74 का ए, मतलब ए होते हैं जी 74 के भाग होते हैं। जैसे 74 के ए, 74 का बी, 74 का सी, 74 के डी, जी इनके सब कोऑर्डिनेट होते हैं तथा 74 के ए एक भाग होते हैं। तो 74 के ए में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो 74 के ए में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। जैसे पूछ लिया आपसे कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इसमें इसी प्रकार कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो नेक्स्ट है 74 का 2। 74 के 2 में कहा गया है इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं, 74 के 2 में है तो इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या। तो इसमें कहा गया है 74 के 2 में कि मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो भी वार्तालाप होती हैं कि उन्होंने जो राष्ट्रपति से कहा कि ये काम तुम्हें करना है, ये नहीं करना है, तो उनके मध्य जो भी वार्तालाप हुई हैं, तो उन बातों का किसी भी न्यायालय, मतलब चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो चाहे वो उच्च न्यायालय हो, उच्चतम या उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायालय में ये नहीं कह सकते कि आपने ये बात कैसे की, उस मंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। मतलब जैसे कहा गया कि राष्ट्रपति कोई भी सलाह दी और यदि दी तो क्या, तो इसकी किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी। मतलब कोई भी न्यायालय ना उसकी जांच करेगा ना उसमें उसको सवाल पूछने का अधिकार होगा। तो किसमें कहा गया है, 74 के 2 में कहा गया है कि मंत्री और राष्ट्रपति के मध्य जो भी सलाह होगी वो उन दोनों के मध्य रहेगी, इसमें किसी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी। तो नेक्स्ट है 75 के ए। तो 75 के ए में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो आपसे जैसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 के भाग ए में है। जैसे नॉर्मल तौर पर तो पूछ लेगा कि 75 के ए में है, अगर जैसे पूछे कि 75 किस में है, तो 75 के 1 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जैसे प्रधानमंत्री के अतिरिक्त जो अन्य मंत्री होते हैं, जैसे कृषि मंत्री, कपड़ा मंत्री और खनिज मंत्री, जो अन्य मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब तक प्रधानमंत्री सलाह नहीं देगा तो उसके बगैर वो उनको नियुक्त नहीं कर सकता। तो मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा और साथ में ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिस पार्टी का मतलब बहुमत प्राप्त होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है ना कि प्रधानमंत्री का चुनाव। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है ना कि प्रधानमंत्री का चुनाव। तो प्रधानमंत्री की 75 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है 75 के 1 के काम है। 75 के 1 के काम है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो 75 के 1 के काम में कहा गया है कि
मंत्रिपरिषद में, जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। तो 75 के 1 के का में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्रिपरिषद बनेगी उसमें प्रधानमंत्री और अन्य प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री हैं। तो जो लोकसभा में लोकसभा की कुल संख्या की लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। कितने परसेंट से? तो मतलब 15% से ज्यादा नहीं होगी प्रधानमंत्री और 15% ये होंगे। 75 के 1 के का में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये कहा गया है 75 के 1 के का में। नेक्स्ट है 75 के 2 में। 75 के 2 में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। 75 के 2 में जैसे आपसे पूछ ले कि मंत्री किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 75 के 2 के तहत 75 के 2 के तहत मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो 75 के 2 के तहत। नेक्स्ट है 75 के 3 में। 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75 के 3 में कहा गया है। 75 के 3 में कहा गया, जैसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि राज्यसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होता है, तो उपराष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार लोकसभा के लिए ठीक उसी प्रकार लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो नेक्स्ट नोट में आप लिखेंगे, नोट 1 है। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। जैसे आपसे पूछ ले कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल संविधान में एक बार किया गया है, वो भी अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। जैसे आपसे पूछ ले केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है, तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 के 5 में। 75 के 5 में कहा है कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो दोबारा देखते हैं 75 के 5 में कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। जैसे संसद के सदस्य मतलब अगर कोई मंत्री 6 माह तक किसी सदस्य का सदस्य नहीं है तो उसको मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। 6 माह तक उसका सदस्य नहीं है तो उसको मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो अवधि समाप्त होगी, अगर वह किसी उस सदस्य का सदस्य नहीं बना तो उसकी मतलब उसको अपने मंत्री पद से इस्तीफा या उसकी समाप्ति हो जाएगी। किस अनुच्छेद में कहा गया? 75 के 5 में। 75 के 5 में कहा है कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदस्य का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर यहाँ पे है कि उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, मतलब मंत्री पद उसका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाती है। तो अनुच्छेद 78 में है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाती है। मतलब राष्ट्रपति ने या किसी मतलब कानून के बारे में या संघीय प्रशासन के बारे में कोई जानकारी मांगी तो उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसकी जानकारी देगा। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में है। तो हम आज का टुडे क्विज देखते हैं। टुडे क्विज में है ज्वालामुखी पर्वत एवं देश, मतलब ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से
जो पर्वत का निर्माण हुआ है उनके बारे में। तो टुडे क्विज में है ज्वालामुखी पर्वत और देश। नंबर 1 है माउंट रेनर। माउंट रेनर ज्वालामुखी किस देश में है? तो यूएसए, अमेरिका। माउंट रेनर ज्वालामुखी किस देश में है? तो यूएसए, अमेरिका। तो माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो इटली में। तो माउंट पेरिकुटन किस देश में है? तो मैक्सिको में। माउंट एपा किस देश में है? तो फिलीपींस में। माउंट एपा किस देश में है? तो फिलीपींस में। तो देखते हैं दोबारा। तो माउंट रेनर ज्वालामुखी किस देश में है? तो ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? तो यूएसए, अमेरिका में। माउंट एटना पर्वत किस देश में है? तो इटली में। माउंट पेरिकुटन किस देश में है? तो मैक्सिको में। माउंट एपा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? तो फिलीपींस में है। तो धन्यवाद दोस्तों। हम जानते हैं हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।